Hello friends, welcome to Nursing Current and Practical. So we are doing the series of previous year DSSB 2019 paper. We have already done 131 questions. Now today we'll start 132 question number. अगर अभी तक पुराने वीडियो आपने देखे नहीं है देख लीजिए. उससे पहले भी काफ़ी सारी वीडियो हैं रिलेटेड टू MCQs, इम्पॉर्टेंट MCQs. उनको भी आप एक बार देख सकते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम. So our question is, which of the following sign and symptom would a nurse note if superficial venous thrombosis were present in a mother who delivered a healthy infant by cesarean section? क्वेश्चन को काफ़ी बड़ा करके ऐसे लिख देते हैं फॉर द कन्फ्यूज़न, लेकिन आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के कंक्लूजन निकालना है कि आपसे पूछा क्या है. क्वेश्चन इज सेइंग कि मदर हु हैज़ डिलीवर्ड ए बेबी बाय सिजेरियन सेक्शन, उसमें नर्स नोटिस सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस. तो उस कंडीशन में कौन सा सिम्टम यू विल नोटिस? सो ऑप्शन 3, एनलार्ज एंड हार्डन वेन. सुपरफिशियल वीनस थ्रोम्बोसिस है तो जो पेशेंट की वेन विल बी एनलार्ज, बड़ी बड़ी होंगी, एंड हार्डन एंड हार्ड होंगी. सो यू कैन रेफर द इमेज ऑल्सो. क्यों होगा ऐसा? बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंट. दिस इज अ नॉर्मल फ्लो, दिस इज डीप वेन थ्रोम्बोसिस. इसमें जो स्पेस है फॉर दी ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाता है ड्यू टू एनी कोआर्डिकेशन और सम ऑब्स्ट्रक्शन थ्रोम्बोसिस की वजह से, एंड ब्लड फ्लोज लाइक दिस. इसमें रेजिस्टेंट आता जाता है एंड फाइनली बिकम ए लंप. ऐसा लंप बन जाता है एंड इट एंटर इन द सर्कुलेशन. सो दिस इज एम्बोलिस एंड वो ट्रेवल करके इट्स टेकन द पार्ट ऑफ थ्रोम्बोसिस. सो उसकी वजह से वेन्स बिकम एनलार्ज, क्योंकि वेन्स ब्लड सर्कुलेशन के फ्लो की वजह से साइज को इंक्रीज करती हैं. एनलार्ज एंड हार्डेंड, और प्रेशर इंक्रीज होता है तो उस वजह से हार्ड भी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन would be appropriate initially when a nurse assessing the uterine fundus of a mother in the immediate postpartum period? Note that uterus feels soft and boggy. So, what the question saying? Which nursing intervention will be followed? शुरुआत में a mother nurse assessing the uterine fundus of a mother is immediate postpartum. अभी अभी डिलीवरी हुआ है मदर का, एंड यूट्रस इज बोगी, बिल्कुल स्पॉन्जी एंड बोगी है. सो जैसे ही डिलीवरी होता है यूट्रस बिकम हार्ड, बोल जैसा बन जाता है. दैट इज अ नॉर्मल कंडीशन एंड सॉरी, लेकिन स्टिल यूट्रस इज सॉफ्ट एंड बोगी. दिस इज द एबनॉर्मल सिचुएशन. पेशेंट कैन गो इन PPH. सो जल्दी से क्या नर्सिंग इंटरवेंशन करना है? मसाज द फंडस अंटिल इट्स बिकम फिर्म. जब तक यूट्रस हार्ड नहीं हो जाता उसको मसाज करना है इन सर्कुलर मोशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट रीडिंग द अनदर ऑप्शन, जस्ट रीडिंग द डायरेक्ट राइट ऑप्शन बिकॉज इसमें मार्किंग है ऑलरेडी. वी कांट, मैं इसको हटा नहीं सकती बिकॉज आई डायरेक्टली डाउनलोडेड फ्रॉम DSSB साइड. सो आई एम डायरेक्टली रीडिंग द ऑप्शन ओनली. नेक्स्ट है, which of the following is noted on the external monitoring tracing a contraction when a nurse suspect umbilical cord compression while monitoring a mother in labor? So midwifery से काफी questions we are seeing in this exam. Midwifery is important. basically labor वाला portion जो है. So question में पूछा है कि mother who is in labor, she is in labor and उसको एक्सटर्नल मॉनिटरिंग पे रखा है, ट्रेसिंग ए कॉन्ट्रैक्शन, एंड
nurse suspect umbilical cord compression and nursing officer is feeling कि maybe situation of umbilical cord compression. So वो कैसे पता चलेगा? If there is variable deceleration, अगर NCT में वेरिएबल डेसिलरेशन आ रहा है, सो इट्स इन द सिचुएशन ऑफ umbilical cord compression. Next, what is the condition called when the uterus is turned inside out partially and completely? It's also abnormal situation. अगर uterus turn inside out, अगर out हो रहा है, आउट पार्शियली या तो पार्शियली या फिर कंप्लीटली, सो उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? दैट इज इंवर्जन ऑफ यूट्रस. नेक्स्ट, विच टर्म रेफर टू द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन? पीडियाट्रिक से क्वेश्चन है ये. उस टर्म को क्या बोलेंगे जिसमें कि स्किल एंड कैपेसिटी टू फंक्शन इंक्रीज? सो इट इज द डेवलपमेंट. स्किल इंक्रीज होता है, फंक्शन कैपेसिटी टू फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज डेवलपमेंट. ब्रेन का पार्ट इंक्रीज हो रहा है. ग्रोथ, फिजिकल ग्रोथ मतलब बॉडी पार्ट्स आर इन मैच्योर, मतलब मैच्योर हो रहे हैं, दैट इज ग्रोथ. ब्रेन एंड स्किल इट्स गोइंग डेवलप, दैट इज अ डेवलपमेंट. नेक्स्ट, व्हाट इज कैपेट सक्सिडेनियम? कैपेट सक्सिडेनियम क्या है? व्हाट इज दिस सिचुएशन? So you can see about 7 questions we have done yet, and all are from midwifery and labor and related to pediatric condition. So caput succedaneum क्या होता है? This is the edema of the presenting part of the scalp. Due to prolonged labor, जो बेबी है उसमें स्कैल्प में एडिमा हो जाता है, and that edema is called caput succedaneum. And there is a similar situation, एक और सिचुएशन होता है, that is cephalohematoma. इसमें ब्लड accumulate होता है, इसमें सिंपल एडिमा और फ्लूइड accumulate होता है, that is blood. अगर ब्लड है then the situation of cephalohematoma. नेक्स्ट है, which of the following classification protein energy malnutrition classify a weight of more than 90% of expected weight for that age as normal? इसमें PEM, प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन, जो इससे पहले हमने पहली शिफ्ट का क्वेश्चन किया था उसमें भी PEM से रिलेटेड क्वेश्चन था. क्वार्सिकोर का ग्रे हेयर्स जिसको रेड बॉय सिम्टम्स, मतलब रेड बॉय किस कंडीशन में होता है ये पूछा था उसमें. सो रेड हेयर्स बिकमिंग क्वार्सिकोर. इसमें भी PEM से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा क्लासिफिकेशन इसमें यूज करते हैं. सो क्लासिफिकेशन गोमेज क्लासिफिकेशन यूज फॉर दी PEM डिस्ट्रीब्यूशन. उसमें वेट का हिसाब होता है कि 30 to 45 ऐसा कुछ होता है. वी हैव टू रीड अबाउट दिट, आई एम नॉट श्योर, बट गोमेज क्लासिफिकेशन इज रिलेटेड टू प्रोटीन एनर्जी malnutrition condition. I have pasted another slide for Gomez classification. So what is Gomez classification? Only weight for age taken in account. वेट को ही चेक करते हैं. नो कमेंट अबाउट हाइट, इसमें हाइट यूज नहीं होता है. ऑल केसेस ऑफ एडिमा इन थर्ड डिग्री इररेस्पेक्टिव ऑफ वेट फॉर एज. न्यूट्रिशनल स्टेटस नॉर्मल कब मानते हैं? इफ वेट इज मोर देन 90. एज के अकॉर्डिंग अगर वेट मोर देन 90% है, दैट इज अ नॉर्मल सिचुएशन. फर्स्ट डिग्री PEM कब होता है? इफ वेट इज 75 to 90% of expected, that is a first degree.
Second is 60 to 75, and third is less than 60%. If weight is less than 60% according to age, so it's a condition of protein energy malnutrition. So this is the classification of Gomes classification to classify the PEM, and these are the indicators of weight. More than 90, normal. First degree 70 to 90. Second is 60 to 75. Third is less than 60. Next, the brown adipose tissue BAT is not located in which of the following area? Brown adipose tissue is the fat tissue. So question is कि brown adipose tissue बॉडी के किस एरिया में नहीं होता है? ऑप्शन 4 सैक्रल रीजन. सैक्रल रीजन में ब्राउन एडिपोज टिश्यू और फैट टिश्यू नहीं होता है बॉडी के सैक्रल एरिया. सैक्रल एरिया इट्स बिलो द लंबर. सैक्रल रीजन. ब्राउन एडिपोज टिश्यू, ब्राउन एडिपोसाइट्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड हीट. सो ऐसे हीट कैसे बनता है? आई हैव शोन सम कि फैट को कैसे बर्न होता है, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया में, और फाइनली हीट रिलीज होता है. नेक्स्ट, which of the following is a classic presenting symptom of retinoblastoma? Oma is related to tumor. So retina में अगर ट्यूमर है तो कौन सा क्लासिक प्रेजेंटिंग सिम्टम होगा पेशेंट में? ऑप्शन 2 cat eye reflex. This is the image of healthy eye and this is retinoblastoma. अगर यहाँ पे ट्यूमर है तो पेशेंट कैट आई रिफ्लेक्स जैसा, मतलब कैट आई रिफ्लेक्स जैसा होगा. नेक्स्ट, which of the following option is also known as Bell's palsy? For ऑप्शन में से also मतलब पूछा है also known as Bell's palsy, जो Bell's palsy से related है. So facial palsy. Facial palsy is also known as Bell's palsy and these are the symptoms. हिंदी में पलक को बंद करने में असमर्था, मतलब आई क्लोज नहीं हो पाता है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ माउथ इट्स लाइक दिस, एंड उसका जो सर्कुलेशन ऑल्सो इफेक्टेड और उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है. सो फेशियल पैलेसी. नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन ए चाइल्ड बी एडवाइज कीटोजेनिक डाइट थेरेपी? किस वजह से, किस कंडीशन में चाइल्ड को कीटोजेनिक डाइट थेरेपी एडवाइस की जाती है? सो ऑप्शन 2 सीजर. सीजर कंडीशन है तो कीटोजेनिक डाइट एडवाइस करते हैं बच्चे में. क्यों करते हैं? दिस इज द रीजन हियर. लो कार्ब हाई फैट कीटो डाइट हेल्प कंट्रोल सीजर बाय रिड्यूसिंग फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर. इसकी वजह से फ्लक्चुएशन ऑफ ब्लड शुगर नहीं होता है एंड एपिलेप्टी को प्रिवेंट कर सकते हैं. कीटो डाइट इज सेफ, इफेक्टिव एंड वेल टॉलरेटेड बाय इन्फेंट विद जेनेटिक एपिलेप्सी. Next, which clinical staging of Wilms tumor involve metastasis to distant organ? Stages of Wilms tumor इसमें पूछा है. So there are 5 stages. Stage 1, Stage 2, Stage 3, Stage 4 and Stage 5. Stage 1 is tumor is limited to kidney and completely resected. सिर्फ किडनी में होता है and उसको completely resected किया जा सकता है. That is Stage 1. Stage 2, tumor extends beyond the kidney, किडनी से बाहर, but is completely resected. उसको भी resect किया जा सकता है. Stage 3, incomplete resection, नहीं हो सकता resection. Any abdominal lymph node is involved. Tumor rupture before or intraoperatively. Tumor penetrating through peritoneal surface. Tumor thrombi present at resection margin. And tumor has been surgical biopsed, West biopsy जिसको बोलते हैं.
स्टेज 4. सो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच क्लिनिकल स्टेजिंग ऑफ विल्स ट्यूमर इन्वॉल्व मेटास्टेटिक डिस्टेंट ऑर्गन. सो स्टेज 4 में हेमाटोजीनस मेटास्टेसिस और लिम्फ नोड मेटास्टेसिस आउटसाइड द एब्डोमिनो, मतलब एब्डोमेन और पेल्विक रीजन से बाहर, हीमेटो मतलब ब्लड के थ्रू या फिर लिम्फ नोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू एब्डोमेन से बाहर वाले ऑर्गन में इसका अगर ये स्प्रेड हो जाता है, दैट इज द स्टेज 4. एंड स्टेज 5 बायलेटरल रीनल ट्यूमर एट डायग्नोसिस, दोनों किडनी में अगर है तो दैट इज स्टेज 5. नेक्स्ट क्वेश्चन, which site is the most preferred site in order to administer DPT vaccine, diphtheria pertussis tetanus vaccine, to an infant below 1 year of age. infant का एज ही अप टू 1 ईयर होता है. अगर 1 साल से कम है एज तो कहाँ पे IM इंजेक्शन DPT IM लगता है, DPT वैक्सीन और IM इंजेक्शंस कहाँ पे लगाते हैं. I have already made about the IM injections, कहाँ कैसे लगाना होता है, तो आप पुराना वीडियो एक बार शेयर कर सकते हैं इसमें. बट इन दिस क्वेश्चन DPT वैक्सीन पुट एट द साइट वास्टस लेटरलिस मसल. इसको डेल्टोइड या ग्लूटियल मसल्स में नहीं लगाते हैं. बच्चों में जिनकी एज 1 साल से कम होता है उनमें वास्टस लेटरालिस मसल्स, मतलब थाई, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे ही लगाते हैं. सो रूट ऑफ DPT वैक्सीन इज नंबर 1 वास्टस लेटरालिस मसल. नेक्स्ट क्वेश्चन, which laboratory study would confirm the diagnosis of rheumatic fever. rheumatic fever को confirm करने वाला laboratory test कौन सा है. rheumatic fever also occurs in children, joint pain आता है, high grade fever आता है, so and कई बार rashes भी आते हैं. so this is the condition of rheumatic fever. और इसमें ASO, कई बार जिनको फीवर होता है, जॉइंट पेन की सिचुएशन होती है, उनके OPD चार्ट में आपको ASO टाइटर लिखा हुआ मिलेगा. सो दैट इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर, ASO टाइटर. सो इस कंडीशन में रूमेटिक फीवर में ASO टाइटर करवाते हैं. और रूमेटिक फीवर ज्यादातर मेजॉरिटी में चिल्ड्रन एज में ही होता है. नेक्स्ट, so in this video I'm stopping here. In next video we'll do the another questions. Till that time, watch the video, subscribe the channel and prepare your exams. Thank you.